डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम सीज फायर की धोखेबाज टिकड़ी से करेंगे, जिसने ईरान और इजराइल को ही नहीं पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा, जिसने सीज फायर का ऐलान भी किया और कुछ ही देर में अपने हाथों से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसका अंजाम सबसे ज्यादा लेबनान ने 250 से ज्यादा लोगों की जान गंवाकर भुगता है। इसका अंजाम सबसे ज्यादा दुनिया ने हजारों करोड़ रुपए गंवाकर भुगता है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने मिलकर ईरान के साथ साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। मित्रों, हमने कल डीएनए में आपको बताया था कि जिस सीज फायर में पाकिस्तान जैसा नाकाम मुल्क मध्यस्थ की भूमिका में होगा, उस सीज फायर का स्थायी होना लगभग असंभव है। यही वजह है सीज फायर के ऐलान के बाद इस युद्ध में सबसे बड़ा खून खराबा हुआ और दुनिया पूछ रही है, कहां है सीज फायर। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को संदेश पहुंचाने में क्या क्या गड़बड़ी की, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। आज आपको देखना चाहिए किस तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से ट्रंप ने दुनिया के सामने बेइज्जत किया, लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद मुनीर और शहबाज के लिए तालियां बजाई जा रही। शहबाज और मुनीर अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के डबल गेम से कैसे ईरान की शर्तों वाला कागज कूड़े के डिब्बे में पहुंच गया। हमने आपको कल ईरान अमेरिका सीज फायर के विश्लेषण में बताया था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होंगे और उनको भरोसे में लिए बगैर कोई भी सीज फायर सफल नहीं हो सकता। हमने आपको जो बताया था मिडिल ईस्ट में ठीक वैसा ही हुआ और इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला सीज फायर इजराइल की एयर स्ट्राइक के धमाकों से उड़ गया। मित्रों, कल शहबाज शरीफ ने अमेरिका को भेजा हुआ जो संदेश अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दुनिया को जानकारी दी थी, ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है, उसमें इस सीज फायर के लेबनान में लागू होने की बात भी कही गई थी, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया और लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया जितना 40 दिन के युद्ध के दौरान भी नहीं किया गया था। सबसे खास बात यह, इजराइल ने यह हमले ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही शुरू कर दिए। इजराइल ने इसे हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताया, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम, लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा किया गया। मित्रों, इजराइल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक में लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान पर इजराइल के हमले में अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 1100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल ने 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को मार दिया है। अली यूसुफ हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा भी था। सिर्फ राजधानी बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है, जबकि 742 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमला 2 मार्च 2026 से शुरू किया था। 7 अप्रैल तक इजराइल के हमलों में 1400 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इससे पहले कभी भी लेबनान में एक दिन के अंदर 250 लोगों की मौत नहीं हुई थी। मित्रों, समझ रहे हैं आप, पाकिस्तान ने सीज फायर करवाने का दावा किया, लेकिन इस दावे के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला करके एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को मार दिया, यानी दुनिया में शहबाज शरीफ के दावे की धज्जियां उड़ा दी। लेबनान पर इतने भीषण हमलों के बाद सीज फायर का जश्न मना रही दुनिया तनाव में आ गई। ईरान नाराज हो गया और इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने साफ कर दिया लेबनान को इस सीज फायर की शर्तों से अलग रखा गया था। मतलब शहबाज शरीफ कह रहे हैं सीज फायर लेबनान के मोर्चे पर भी लागू होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, यह सीज फायर लेबनान पर भी लागू होता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इससे इनकार कर दिया। सबसे पहले ट्रंप का मैसेज आया, लेबनान में अलग युद्ध चल रहा है, उसका ईरान सीज फायर से संबंध नहीं है। यही बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने भी पत्रकारों को बताई और आखिर में रही सही कसर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पूरी कर दी। आज आपको जेडी वेंस का यह बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ईरान के साथ एक सीज फायर पर सहमति जताई थी, लेकिन ईरान ने ये मान लिया था कि ये सीज फायर लेबनान को भी कवर करेगा। ये पूरी तरह से उनकी गलतफहमी है। हमने कभी ये वादा नहीं किया था, ना ही कभी ये संकेत दिया था कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा होगा।
इसलिए इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी रख रहा है और ईरान को ये समझ लेना चाहिए कि सीजफायर केवल उसी क्षेत्र तक सीमित है जिस पर हमने सहमति जताई थी। लेबनान उसमें शामिल नहीं है। मित्रों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे और वो कह रहे हैं लेबनान पर हमला जारी रहेगा। जेडी वेंस कह रहे हैं ईरान को कोई गलतफहमी हो गई होगी, हमने कभी लेबनान को सीज फायर में शामिल करने का वादा नहीं किया। मित्रों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान की शर्तों का एक 10 पॉइंट वाला प्लान भेजा था, उसे भी ट्रंप ने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। इस प्लान में ईरान ने मांग की थी ईरान को यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के अधिकार को स्वीकार किया जाए। ईरान ने अमेरिका से फिर कभी हमला नहीं करने की गारंटी मांगी थी, सभी प्रतिबंधों को हटाने और जंग में नुकसान का मुआवजा देने की मांग की थी, पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की शर्त रखी थी, लेबनान, यमन आदि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करने की मांग की थी। ईरान की शर्तों की लिस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दी और अमेरिका ने कितनी बेदर्दी से इसे खारिज किया, उसे समझने के लिए आज आपको व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। ईरानियों ने शुरुआत में 10 बिंदुओं की एक योजना पेश की थी जो मूल रूप से गंभीर नहीं थी, अस्वीकार्य थी और उसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वार्ता टीम ने उसे सचमुच कूड़ेदान में फेंक दिया। ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे पूरी तरह बेतुका है। मित्रों, सुना आपने, ट्रंप ने ईरान के प्लान को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। यानी ना तो लेबनान में सीजफायर को हरी झंडी मिली और ना ही ईरान की मांगों को गंभीरता से लिया गया। जेडी वेंस जिसे ईरान की गलतफहमी बता रहे हैं, ईरान उसे धोखा बता रहा है और दुनिया इस धोखे और गलतफहमी दोनों का जिम्मेदार पाकिस्तान को मान रही है। पाकिस्तान ने यह सब कैसे किया, आगे हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सीजफायर को कूड़ेदान में फेंकने के बाद दुनिया पर इसका असर क्या हुआ। डीएनए मित्रों, ईरान इस धोखे से बुरी तरह भड़क गया और सबसे पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर ने साफ साफ कह दिया सीजफायर की शर्तें टूट रही हैं, ऐसे में वार्ता की बात बेईमानी है। ईरान के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट भी हटा ली। यानी एक तरफ पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी चल रही है, अमेरिका की तरफ से वार्ता करने वाले दल का नाम बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान वार्ता करने आएगा या फिर नहीं आएगा, ये अभी तक साफ नहीं है। मित्रों, ईरान कितना नाराज है उसे समझने के लिए आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयान को डिकोड करना चाहिए। लेबनान के खिलाफ इजराइल की बार बार आक्रामकता शुरुआती संघर्ष विराम समझौते का घोर उल्लंघन है। ये धोखेबाजी और संभावित समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का खतरनाक संकेत है। इन आक्रामक कार्रवाइयों का जारी रहना बातचीत को बेमानी बना देगा। हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मित्रों, ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो लेबनान का साथ छोड़ेंगे नहीं। इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, जब मन होगा तब मारेंगे, मारते रहेंगे। अब ऐसे में सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर को लेकर होने जा रही वार्ता का भविष्य क्या है, ये आप भी समझ रहे होंगे। दुनिया भर के बाजारों और निवेशकों को भी समझ में आ गया कि सीज फायर टूट चुका है और आगे भी सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, सीज फायर के ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड में 13% से 16% की बड़ी गिरावट आई थी। यह $92 तक गिर गया था, लेकिन आज ये $98 प्रति बैरल बिक रहा है। इसी तरह WTI क्रूड के दाम 15 से 17% गिरकर $93 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन आज ये $101 प्रति बैरल तक पहुंच गए। 8 अप्रैल को संघर्ष विराम की खुशी में अकेले भारत में 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनी, जबकि 9 अप्रैल को जमीनी हकीकत ने इस समझौते की पोल खोली और करीब 5 से 6 लाख करोड़ की संपत्ति वापस स्वाहा हो गई। आज सेंसेक्स 931 पॉइंट गिरा। भारत के अलावा चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी एशिया के बड़े बाजारों में भी गिरावट हुई। मित्रों, हमने कल ही आपको बाजार पर बहुत भरोसा नहीं करने की नसीहत दी थी। डीएनए में कल हमने इस बात का विश्लेषण भी किया था। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर क्यों नहीं टिकेगा, हमने आपको यह भी बताया था। इजराइल इतनी आसानी से युद्ध खत्म नहीं होने देगा और जिस समझौते में मध्यस्थ पाकिस्तान जैसा नॉन सीरियस देश हो, उसका फेल होना तय है।
और आज ये सारी चीजें सही साबित होती दिख रही हैं। आप फिर से सुनिए हमने आपको कल क्या बताया था। अमेरिका और ईरान ने तो सीज फायर को मान लिया, लेकिन क्या इजराइल 2 हफ्ते तक चुपचाप बैठा रहेगा? क्या ये सीज फायर 2 हफ्ते तक टिक पाएगा? इजराइल इस युद्ध विराम को मान ले, इसके आसार कम ही है। मित्रों, पाकिस्तान के अवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती, भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा? ट्रंप इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने सरपंच भी उस मुनीर को बनाया जिसे बलोच पीट रहे हैं। सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता, क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करा सकता है? डीएनए मित्रों, युद्ध विराम ने दुनिया भर के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। वो निवेशक चाहे शेयर बाजार के हो या सोने चांदी के, लेकिन इसके बावजूद अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपको सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान करने वाले ट्रंप हैं वो ट्रंप जो पल पल में बदल जाते हैं। आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। मित्रों, अब आप समझिए, इस सीज फायर में जितनी गड़बड़ी चल रही है उसके लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है और ट्रंप ने कैसे एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। ईरानी मीडिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की शर्तों की जो लिस्ट तेहरान को दी उसमें कुछ बातें बदल दी गई। इसके अलावा अमेरिका को ईरान की जो शर्तें बताई गई उसमें भी कुछ चीजें साफ साफ नहीं बताई गई। इसीलिए अमेरिका और ईरान के बीच खाई और ज्यादा गहरी हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फारसी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कुछ बातों के मायने बदल दिए। अब हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। मित्रों, कल हमने आपको बताया था किस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस पोस्ट के जरिए दोनों देशों के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी वो अमेरिका से ही भेजा गया था। आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने शहबाज शरीफ को सीज फायर के ऐलान के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मित्रों, इस हिसाब से अमेरिका की तरफ से शहबाज को लेबनान में भी सीज फायर की बात लिख कर दी गई थी। यह जानकारी उनसे पोस्ट करवाई गई, लेकिन बाद में अमेरिका ने इजराइल के दबाव में इससे इनकार कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात गलत साबित हुई। अब ईरान के नेता शहबाज की पोस्ट दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं, जब शहबाज ने लेबनान में भी सीज फायर की बात कही थी तो इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। किस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ के पोस्ट में उन लाइनों को हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान और लेबनान में सीज फायर के लिए तैयार होने की बात कही थी। यह पोस्ट करके अब्बास अराक्ची ने साबित कर दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कही बात अमेरिका कितना हल्के में लेता है और इजराइल तो इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं मानता। अपनी पोस्ट में अराक्ची ने कहा, ईरान अमेरिका का युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट और साफ हैं। अमेरिका को युद्ध विराम या इजराइल के माध्यम से युद्ध, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वो दोनों एक साथ नहीं रख सकता। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो अपने वादों पर अमल करता है या नहीं। मित्रों, ये सवाल ईरान सिर्फ अमेरिका से ही नहीं कर रहा, सवाल शहबाज शरीफ पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान की बातों में कोई वजन क्यों नहीं है? मित्रों, इतनी बेइज्जती के बावजूद शहबाज शरीफ के लिए उनकी कैबिनेट तालियां बजा रही है और शहबाज शरीफ कह रहे हैं इतनी इज्जत पाकिस्तान को आज से पहले कभी नहीं मिली। डीएनए मित्रों, सच्चाई यही है। शहबाज शरीफ और मुनीर अपने लोगों से अपनी तारीफ करवा रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान में कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी फिर से अपनी और पाकिस्तान की फजीहत ही कराएगी और उनका मानना बिल्कुल सही है, वो दिख भी रहा है। और जिन्हें पाकिस्तान की फजीहत नहीं दिख रही उन्हें भी आज हम डीएनए में दिखा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान के साथ सीज फायर का सपना क्यों नहीं पूरा कर पाएगा, इसे लेकर एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। भरोसे के मामले में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश बहुत पीछे हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के अनुसार जिम्मेदार देशों की रैंकिंग में अमेरिका 66वें और पाकिस्तान 90वें स्थान पर आता है। सोचिए, अमेरिका ईरान संघर्षों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता का दावा कर रहा है, लेकिन भरोसे को लेकर उसकी रैंकिंग बेहद खराब है, जबकि भारत भरोसे की इस रैंकिंग में अमेरिका और पाकिस्तान से बहुत ऊपर यानी 16वें स्थान पर है। और फिलहाल दुनिया में भरोसे के मामले में काफी नीचे आने वाले दो देश मिलकर तीसरे देश यानी ईरान के साथ समझौते का प्लान बना रहे हैं और ईरान इसकी शुरुआत से इसे धोखा बता रहा है। मित्रों, इस वक्त इस्लामाबाद में इस वार्ता की तैयारी चल रही है।
पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट को आना है, इसलिए सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में पसीना बहाया जा रहा है। डीएनए मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, शर्म गई तो क्या करेगा कोई। इसका मतलब है कि जब इंसान की आंखों का पानी यानी शर्म खत्म हो जाती है तो उस पर किसी शिकस्त का फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हाल है। मित्रों, पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाले सीजफायर का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस नाकामी के बाद भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों के इस प्रोपेगेंडा को समझने के लिए आपको सोशल मीडिया पर हो रही हलचल बेहद ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, डीएनए की न्यूज वॉल पर आप इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स से किए गए पोस्ट देख रहे हैं। हर पोस्ट में एक ही बात लिखी गई है और इस बात को जब आप पढ़ेंगे, एयरपोर्ट पर कुछ लोग कह रहे हैं उनका पासपोर्ट देखकर एयरपोर्ट स्टाफ ने पाकिस्तानियों की तारीफ की है। माजिद अली भट्टी साहब हैं ये, और ये लिख रहे हैं कि देखिए, जैसे ये मैक्सिको एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां इनकी पासपोर्ट को देख करके कहा गया, यू आर अ ग्लोबल पीस मेकर। ये आमिर है, फरीद खान है, इन्होंने भी कहा कि जैसे ही मैं टर्की के एयरपोर्ट पर उतरा तो पाकिस्तान पासपोर्ट को देख के इमिग्रेशन में जो ऑफिसर बैठा था वो मुस्कुराया, बहुत ही गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। जर्मनी में एक साहब लिख रहे हैं कि वो भी जैसे उतरे और पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका देखा गया तो जो इमिग्रेशन पर बैठा आदमी था वो भाव बेहोश हो गया। मित्रों, पाकिस्तानी और शांति दूत, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं लिखे जा सकते। खैर, पाकिस्तानियों की असलियत तो आपको मालूम है। अब हम आपको इस प्रोपेगेंडा की असलियत भी बता देते हैं और आप सोचिए क्या स्थिति है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की हालत आप देखिए। कल रात से प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाया हुआ है कि जहां पाकिस्तानी उतर रहा है, जिस एयरपोर्ट पर उतर रहा है, उस एयरपोर्ट के जो इमिग्रेशन के लोग हैं उठ के खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो पीस मेकर। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये अलग अलग मैसेज नहीं है, बल्कि एक ही पोस्ट है। बस पोस्ट में देश का नाम बदल दिया जाता है, बाकी सब कॉपी पेस्ट यानी नकल है। ये दुनिया में पाकिस्तान के कद को लेकर भ्रम फैलाने वाला ऑनलाइन रैकेट है। जिस पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब हम आपको उसकी हकीकत भी बता देते हैं। मित्रों, इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में 98 नंबर पर है। इस पायदान पर पाकिस्तान और हूती आतंकियों वाले यमन संयुक्त रूप से बैठे हुए हैं, यानी यमन और पाकिस्तान के पासपोर्ट की स्थिति एक जैसी है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे मुल्क हैं जहां आतंक परस्ती मौजूद है। पाकिस्तानियों के झूठ का फैक्ट चेक आपने देख लिया। अब हम आपको पाकिस्तानी सरकार के प्रोपेगेंडा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों में से किसी ने भी पाकिस्तान में मीटिंग को लेकर पूर्ण सहमति नहीं जताई है, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में आनन फानन में कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई, जिसमें सभी मंत्री खड़े हुए और कथित युद्ध विराम के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ करने लगे। शहबाज की शान में तालियां बजाने लगे। तालियों वाले इस प्रोपेगेंडा के बाद शहबाज ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि शहबाज के दरबार में जिस किस्म की चाटुकारिता हुई, ऐसी हरकतों पर शासन का महान ग्रंथ यानी आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है। मित्रों, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, जो दरबारी राजा को खुश करने के लिए मीठा झूठ यानी चाटुकारिता से भरे शब्द बोलते हैं, वो राजा और राज्य के पतन का कारण बनते हैं। अर्थशास्त्र के इस सबक से आप समझ गए होंगे कि शहबाज के लिए तालियां बजाने वाले मंत्री असल में पाकिस्तान के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। चाटुकारिता की इस दौड़ में पाकिस्तान का पूरा सिस्टम शामिल है। मंत्री खड़े होकर नाकामी पर तालियां बजा रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया एक हाथ आगे निकल गई। पाकिस्तानी न्यूज चैनल अब खोखले सीजफायर के लिए शहबाज और मुनीर को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बात बड़ी मजाकिया है, लेकिन पाकिस्तान में चाटुकारिता के नए लेवल को समझने के लिए आपको पाकिस्तानी मीडिया की यह चर्चा सुन लेनी चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान में जो पिटता है उसे ही सम्मान मिलता है। आसिम मुनीर भारत के हाथों जब ऑपरेशन सिंदूर में पिटा तो उसे फील्ड मार्शल का तमगा मिला, और अब जब ईरान वॉर में मुनीर का सीज फायर टूट गया तो उसे नोबेल देने की मांग शुरू हो गई। वैसे नोबेल तो मुनीर के जहां पना ट्रंप को भी नहीं मिला, जिनके इशारों पर पाकिस्तानी सिस्टम चलता है, तो शहबाज शरीफ को क्या ही मिलेगा। मित्रों, आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार एक वाक्य बोलते हैं, यह वाक्य है चने के झाड़ पर चढ़ा देना। इसका अर्थ होता है किसी की इतनी तारीफ कर देना कि वो शख्स यही भूल जाता है कि वो इस तारीफ के लायक है भी या नहीं।
मित्रों, शहबाज शरीफ अपनी झूठी इज्जत पर इतरा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐसा माहौल बना रहा है जिसे देखकर किसी आम इंसान को लगे कि वाकई पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम आपको मुनीर के इसी प्रोपेगेंडा की एक झांकी दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान खड़ा है। फिर भी इस्लामाबाद में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। सड़कों पर मुनीर की फौज काबिज हो चुकी है। जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी लेवल के लिहाज से अलग अलग जोन तक बना दिए गए हैं। बड़े बड़े अधिकारी घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। यानी मुनीर दिखा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बड़ी मीटिंग होने वाली है। डीएनए मित्रों, मुनीर की इन हरकतों को देखकर ब्रिटेन के प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार बेसिल हार्ट का एक कथन याद आ जाता है। मित्रों, बेसिल हार्ट ने कहा था, जब किसी कमजोर सेना को जनता के ऊपर अपनी धाक जमानी होती है तो वो ऐसे काम करती है जो देखने में अच्छे लगे, भले ही कामों का असल हालात पर कोई फर्क पड़े ना पड़े। मित्रों, शायद शहबाज और मुनीर ने सर बेसिल हार्ट के इस कथन को आत्मसात कर लिया। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए पूरी जान झोंक दी है। मित्रों, खुद पाकिस्तानियों को अपनी सरकार और फौज पर भरोसा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई वार्ता। और ये जो जानकारी, जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा और तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की असलियत है क्या, उसका वजूद क्या है। तो चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के एक वार्ता चल रही थी। दोनों देशों ने युद्ध विराम के लिए चीन के उरुमकी में बातचीत की। 7 अप्रैल की दोपहर पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वार्ता सफल हो चुकी है। यानी अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। लेकिन 7 अप्रैल की रात को ही तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर हमला कर दिया। इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि जो शहबाज और मुनीर चीन का सहारा लेकर अपना युद्ध विराम नहीं करा पाए, वो ईरान और अमेरिका जैसी शक्तियों के बीच युद्ध विराम कैसे करा पाएंगे। डीएनए मित्रों, समझौते के लिए वार्ता करने अमेरिकी नेता पाकिस्तान आ रहे हैं। ये टीम ट्रंप है और मुनीर की आतंकी टीम इस समय अमेरिका में मौजूद है। और अब यह भी बड़ी दिलचस्प खबर है, ट्रंप की टीम पाकिस्तान में ईरान के साथ सीजफायर तय करने आ रही है और मुनीर की आतंकवादी टीम अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। मित्रों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी मूल के 21 वर्षीय युवक मोहम्मद शाहजेब खान ने अमेरिका में आतंकी हमला करने की साजिश रची। यह शख्स अमेरिका में अवैध रूप से घुसकर न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसकी ये योजना ISIS की तरह एक साथ गोलीबारी करके कई लोगों की हत्या करने की थी। पाकिस्तान ने एक तरीके से इसमें अपना अपराध भी कबूला है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई मुल्क तब भी ईरान और अमेरिका के बीच तब तक युद्ध विराम नहीं करा सकता जब तक इजराइल ना चाहे। इजराइल ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को मजबूरन कबूल तो कर लिया, लेकिन यह भी कहा था कि लेबनान का मुद्दा इस सीजफायर का हिस्सा नहीं होगा। मित्रों, इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लेबनान पर इजरायली वायुसेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस बमबारी की वजह से लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। राजधानी बेरूत की धरती पर मलबे का ढेर बन गया। इस हमले को दुनिया ने देखा, लेकिन इस कार्रवाई से एक चौंकाने वाला तथ्य भी जुड़ा हुआ है। यह तथ्य अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इसी वजह से हम आपके लिए इजरायली हवाई हमले का रहस्यमय फैक्टर डिकोड करने जा रहे हैं। इजरायली कार्रवाई के इस सरप्राइज फैक्टर को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बहुत ही ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, इस बमबारी में इजरायली वायुसेना के 50 लड़ाकू विमान शामिल हुए। इन विमानों ने लेबनान की धरती पर स्थित 160 टारगेट्स पर हमला किया। इजरायली वायुसेना ने कुल 100 बम गिराए और इन बमों को गिराने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। 160 टारगेट, 100 बम और वक्त सिर्फ 10 मिनट। मित्रों, खास बात ये हमले इजराइल और लेबनान बॉर्डर यानी दक्षिणी लेबनान से लेकर बेरूत तक हुए। इन दोनों इलाकों के बीच 100 किलोमीटर का फासला है। 100 किलोमीटर के फासले में 160 निशानों पर एक साथ 100 बम गिरा देना, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि सभी हमलों ने अपने लक्ष्य पूरे किए, यानी इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। मित्रों, ऐसा हवाई हमला किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर कोई बड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की,
लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने इस हमले में इंटेलिजेंस की भूमिका का जिक्र किया है। अब हम आपको लेबनान पर हुए इस बड़े हमले में इजरायली इंटेलिजेंस के रोल के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है यह ऑपरेशन इजराइल की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर किया। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना की इंटेलिजेंस टुकड़ी यानी यूनिट 8200 शामिल थी। इस यूनिट को इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और मोसाद की उत्तरी इलाकों के लिए जिम्मेदार यूनिट का साथ मिला। ये तीनों एजेंसी कई हफ्तों से हिजबुल्लाह से जुड़े टारगेट्स की गतिविधियां ट्रैक कर रही थी और फिर सही मौका मिलते ही हमला कर दिया गया। मित्रों, हमेशा की तरह इन रिपोर्ट्स पर भी इजराइल ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इजराइल खामोश है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सूत्रों ने एक थ्योरी सामने रखी है। इस थ्योरी में कहा गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के एक बड़े नेटवर्क की अलग अलग लोकेशंस पता लगा ली थी। अब हम आपको इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़ी इसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सूत्रों का मानना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की डिजिटल बातचीत के तरीकों का पता लगा लिया था। जिस तरह हम और आप अपने दफ्तरों में कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह के कमांडर भी एक ऐप के जरिए आपस में बातचीत करते थे। इजरायली इंटेलिजेंस ने उस कंप्यूटर का पता लगा लिया था जहां से यह कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू की जाती थी। जैसे ही कंप्यूटर से कॉल शुरू की गई, हैकिंग के जरिए उस कॉल से जुड़े दूसरे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की लोकेशन पता कर ली गई। लोकेशन मिलते ही इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी शुरू कर दी। यह बमबारी इतनी अचूक थी कि एक बिल्डिंग में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नाइम कासिम के भतीजे को भी मार दिया गया। यहां हम दोहरा देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल से लोकेशन पता करना अब तक सिर्फ एक थ्योरी है। इजराइल ने इस बाबत कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का इतिहास ऐसे ही अजब गजब तरीकों से भरा रहा है। मित्रों, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह को विस्फोटकों से भरे पेजर सप्लाई करा दिए थे। लगातार 2 दिन तक हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास मौजूद पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होते रहे थे। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और तकरीबन 3500 घायल हो गए थे। जो मोसाद पेजर में बम भेज सकता है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल से लोकेशन का पता करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, इजरायली खुफिया एजेंसियों की हालिया कामयाबी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब नेतन्याहू खुलकर युद्ध आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू का ये युद्ध घोष आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल ने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो आज तक असंभव माना जाता था, वो हमने कर दिखाया है। हमारे लक्ष्य अब भी बाकी हैं, हम उन्हें पूरा करके रहेंगे। ये दुश्मन के ऊपर है कि वो बातचीत से मानता है या फिर लड़ाई करके। हम युद्ध के लिए लगातार तैयार हैं। हमारे सैनिक और हमारी बंदूकें फायरिंग मोड में है। मित्रों, लेबनान में हमला करके इजराइल ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार किए। अब हम आपको इजराइल के इन्हीं लक्ष्यों की जानकारी देने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमला करके इजराइल ने अपने पड़ोस में मौजूद खतरे को कम कर दिया। हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान से सख्त प्रतिक्रिया आई, जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को प्रभावित कर सकती है। तीसरा बड़ा लक्ष्य है लेबनान की सरकार। हिजबुल्लाह पर हमले की वजह से लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनान की इस पीड़ा को समझने के लिए आपको कैबिनेट मंत्री हनीन सैयद का बयान ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, लेबनान की सरकार की तरफ से बोलते हुए हनीन सैयद ने कहा, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला इस युद्ध में एक खतरनाक मोड़ है। इन हमलों की वजह से लेबनान में विस्थापित आबादी की संख्या बढ़ गई है। इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए हम इजरायली सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेबनान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव साफ संकेत है कि इजराइल के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों के लिए लेबनान अब हिजबुल्लाह को भी नकार सकता है। मार्च के महीने में लेबनान ने हिजबुल्लाह के गढ़ यानी दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटा ली थी। अब बातचीत का ऑफर दिया जा रहा है। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि अब हिजबुल्लाह को लेबनान में मौजूदगी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस नीति पर इजराइल चल रहा है, उसे देखकर प्राचीन चीन के दार्शनिक सुन त्सू की एक नीति याद आ जाती है। मित्रों, अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने लिखा है, अगर दुश्मन की योजनाएं खत्म कर दी जाएं, तो दुश्मन का गठबंधन भी टूट जाएगा। ऐसे कदम उठाकर दुश्मन के गठबंधन में शामिल पक्षों को अपनी तरफ झुकाया जा सकता है। भले ही पाकिस्तान जैसे देश ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की नाकाम कोशिश कर रहे हों, लेकिन इजराइल ने अपना मकसद दुनिया को बता दिया है। अगर ईरान अमेरिका का युद्ध रोका जाएगा, तब भी इजराइल हिजबुल्लाह जैसे दुश्मनों को खत्म करता रहेगा, ताकि इजरायली सरहदों को सुरक्षित किया जा सके। डीएनए मित्रों, ये तय मानिए, अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम हुआ तो वो इजराइल की मर्जी से ही होगा।
इजराइल का इतिहास रहा है कि वो युद्ध विराम तभी करता है जब आगे युद्ध की संभावना ना हो। इजराइल की ये नीति समझने के लिए आज आपको इजरायली सीजफायर का इतिहास भी देखना चाहिए। 1979 में कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल ने इजिप्ट के साथ समझौता किया था। तब से लेकर आज तक इजराइल और इजिप्ट के बीच तनाव नहीं बढ़ा है। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ था। इजराइल और जॉर्डन के रिश्ते तब से लेकर आज तक बेहतर ही हुए हैं। 2020 में मोरक्को और बहरीन के साथ जंग न लड़ने पर सहमति जताई थी। इन देशों के साथ भी इजराइल का कोई तनाव नहीं है। मित्रों, इतिहास के इन्हीं अध्यायों की वजह से माना जाता है कि स्थायी शांति का रास्ता इजराइल की मर्जी से ही खुलेगा। पाकिस्तान जैसे देश कितने ही हाथ पैर मार लें, वो ईरान के युद्ध को रोक नहीं सकते।